के जिस प्रकार महंगाई बढ़ रहा है, जिस प्रकार कंपनी आउटसोर्स कर रही है, जिस प्रकार पूंजीपति अपने प्रॉफिट को लेने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं, सरकार भी उसी के प्रति एक तरह के लिए उदासीन हो गई है और कॉरपोरेट जैसे चाहती है वैसी सरकार अपनी कानून ला रही है। तो आपके पास क्या ऑप्शन है? या तो आपको फाइट करना पड़ेगा, या तो वह गुलामी जो पूंजीपति का गुलामी है उसमें आपको जाना पड़ेगा। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। देविका सिंह जी, जिनकी कहानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं है, वह कहानी आने वाले जो महिला है उनको सुनने समझने की बहुत अधिक जरूरत है, क्योंकि आने वाला 50 साल बहुत कठिन होने वाला है। कॉरपोरेट पूरी तरह मजदूर के ऊपर हावी होते जा रहे हैं और मजदूर का शोषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। तो आपको देविका सिंह का एक एक बात, देविका सिंह का वह स्टेप, देविका सिंह के द्वारा जो एक्सपीरियंस है उसको आपको समझने की जरूरत है। थोड़ा संक्षिप्त में उनकी परिचय जरूर आपको बता देते हैं कि वर्तमान में देविका सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला इंटेक राष्ट्रीय मजदूर यूनियन की अध्यक्ष सुशोभित किया गया है और उनको बहुत बड़ी जिम्मेवारी पूरी भारतीय एशिया मजदूर महिला का नेतृत्व करने का है। और उनके पास अगर एक्सपीरियंस का अगर हम तुलना करें, एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो उनका शुरुआत होता है मजदूर कोषाध्यक्ष से, जो एक टीआरएफ कंपनी के माध्यम से। उनके बाद जिला अध्यक्ष बनी है 2006 में, 2006 में, जो पूर्वी सिंहभूम का महिला थे। उनके बाद बीओसी जो गैस प्लांट था जमशेदपुर में, अभी लिंडे के हाथ में, उनमें भी उन्होंने प्रतिनिधि किया है। और सबसे बड़ी जो उनके पास एक्सपीरियंस है 2009 में ऑल इंडिया इंटेक महिला उनके पास एक्सपीरियंस आया। और सबसे बड़ी चीज है कि 2011 में झारखंड प्रदेश का अध्यक्ष चुना गया और उसके पास जो सबसे अधिक एक्सपीरियंस है 2012 में, वह है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन में भारत का प्रतिनिधि करने के कारण उनको बहुत सा चीज समझने में सहूलियत हो और वही सब कानून वह भारत में लेने का कोशिश कर रही है। इसीलिए इंटेक भारत राष्ट्रीय मजदूर संघ ने उसे आज भारतीय इंटेक का महिला का अध्यक्ष बनाया गया कि उनका एक्सपीरियंस को कैसे करके भारतीय मजदूर को हेल्प किया जा सके। तो अब हम देविका सिंह जी से बात करते हैं कि वर्तमान में राज्य में, देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर में महिला मजदूर के लिए क्या क्या समस्या है और आपको जो ये जिम्मेदारी दिया गया है उससे आप कैसे खरा उतरिएगा और आपका जो आने वाला 50 साल है, क्योंकि मजदूर की भविष्य अच्छी नहीं है, उसके ऊपर भी चर्चा किया जाएगा। मैडम, आपके एडी लाइफ में स्वागत है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिया गया आपको, राष्ट्रीय स्तर में अध्यक्ष बनाया गया महिला की। तो सबसे पहले आपका क्या कदम है कि हमारे देश की जितनी महिला है उनके लिए आप कुछ अच्छा काम कर सके, उनके लिए भविष्य के लिए कुछ योजना और कुछ सरकार से कुछ नियम, कुछ फायदा बेनिफिट दिला सके? बहुत बहुत धन्यवाद आपका एडी लाइफ का। आज मुझे जो ये पद से नवाजा गया है, इसके लिए मैं सर्वप्रथम तो आभार अपना प्रकट करना चाहूँगी हमारे अभिभावक स्वरूप डॉक्टर जी संजीवा रेड्डी जी, जो हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं। साथ ही साथ मेरा आभार संजय सिंह, जो हमारे महामंत्री नेशनल इंटेक के हैं, क्योंकि ये दोनों का ही मेरे प्रति जो भी विश्वास है और जिम्मेदारी जो दिया गया है, कहीं ना कहीं ये मेरा 20 साल का सफर का ये फल है या तपस्या का बोले फल है। ये जो जिम्मेदारी मिला है ये सिर्फ एक पद नहीं है, ये बहुत बड़ा एक काम करने का ठाने हैं। और जब कोई काम करने का आदमी व्यक्ति यदि ठानता है तो वो प्लानिंग स्टार्ट करके उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देता है। बहुत सालों से, करीब 4-5 साल से ये मेरे जहन में रहता था कि मुझे यदि मौका मिलता तो मैं शायद ये महिलाओं के लिए ऐसा कुछ करती। और शायद 5 साल
ये सोचते सोचते आज ऐसा मौका मिला जो मुझे ये जिम्मेवारी दिया गया। तो महिलाओं के लिए मेरा तो एक ही चीज़ है कि मैं उनसे बार बार यही रिक्वेस्ट करती आई हूँ और अभी भी कर रही हूँ कि हम लोग को पहले अपने आप में आत्मविश्वास लाना होगा कि हम यदि काम करते हैं और इतने अच्छे ढंग से काम करते हैं तो हमको तो पहले एकत्रित होना होगा, संगठित होना होगा। क्योंकि अकेले चलेंगे और हम अपने आप को सोचेंगे कि बहुत तेज हैं, बहुत बलवान हैं, नो मैटर व्हाट, नहीं कुछ होता है। और यही कारण है कि आज जो हमारी दशा है वो दिशा विहीन हो गया है। तो मुझे लगता है कि सारी महिलाओं को पहले तो एकत्रित होना होगा। सेकंड चीज़ है कि लेबर लॉज ये सब जानकारी लेना होगा और हमको जागरूक होना होगा। सिर्फ हम काम करेंगे और हमको इतना ही पता चल रहा है कि मेरा ये पेमेंट है, इतना मेरा बेसिक है, इतना मेरे डीए है, ये साल का मेरा बोनस है। मैक्सिमम यही जितने हम लोग कार्यरत महिलाएं, चाहे वो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज में बोनस तो है ही नहीं, परमानेंट होने का चांस ही नहीं है, इसलिए परमानेंट शब्द ही नहीं हमारे लिए। तो उन महिलाओं को मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे असंगठित क्षेत्र में, जैसे हम जमशेदपुर का बात करें तो हमारे जितना इंडस्ट्रियल बेल्ट है आदित्यपुर, हम उसमें यदि जाएं, क्योंकि मैं सर्वे की हूँ आज से 8 साल पहले, 8 साल नहीं, कोविड से पहले 2019 में, और उस सर्वे में मैपिंग में हमने पाया है कि महिलाएं हर फैक्ट्रीज में हैं, लेकिन उनका कहीं परमानेंट यदि पूछा गया तो नहीं थे लोग, मतलब 2 भी महिलाएं परमानेंट नहीं मिली कहीं भी। और तो ये पहला चीज है कि हमें फिर से एक बार जाना होगा सारी महिलाओं को, क्योंकि मुझे ये जिम्मेवारी मिला है तो मैं एक टीम बनाऊंगी और मैं कोशिश करूंगी कि विजिट करें। अब कितना उसका रिजल्ट मिलेगा, उम्मीद है कि मुझे ठीक है 2 आना ही मिले, 2 से 3, 3 से 4 आना होगा, लेकिन शुरुआत तो करेंगे तभी, बिना शुरुआत कैसे किए हम उसका रिजल्ट का अपेक्षा करें। नंबर 1 तो मेरी महिलाओं से ही है। दूसरा नंबर हमारे जो ये एम्प्लॉयज लोग हैं, तो उनसे भी ये हमको बातचीत करना होगा तरीके से कि आप यदि हम महिलाओं को यदि काम पर रखते हैं, आपकी क्या है उम्मीद, और आपका उम्मीद और मेरा काम, ये दोनों के बीच में एक सामंजस्य बैठाना होगा, ताकि हमारा भी भावना को आप समझें, हमारा भी दुख दर्द को समझें। यदि हम कहीं दूर से आते हैं तो क्यों दूर से आते हैं, उसका क्या और उपाय हो सकता है, ये सब उनको भी समझे। और हमारा परमानेंट तो हमने बात कर, रेगुलर कम से कम जो 2 महीना 3 महीना में जो लोग चेंज करते रहते हैं वो ना करें। मैं ज़्यादा असंगठित में ही बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि संगठित का प्रॉब्लम कुछ है नहीं, प्रॉब्लम क्रिएटेड रहता है। जैसे कि हम लोग बहुत लोगों को बोलते हैं कि बहुत पैसा, तो उनको ये पता ही नहीं कि कहाँ खर्च करें। जिनके पास नहीं है वो सोचते हैं कि जो कम है उसमें क्या खर्च करके हम अपना जीवन व्यतीत करें। वैसे ही महिलाओं को हम बोलना चाहते हैं कि हम जब अपने, यदि हमारा ठेकेदार ही है तो सभी ठेकेदार दोषी नहीं होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं समझ है कि हमारी ज़रूरत क्या है। जैसे कंपनीज में भी हम देखे हैं अपने अनुभव और इतना साल के एक्सपीरियंस अनुभव पे कि चार्टर्ड ऑफ डिमांड एक बनता है, 4 साल 3 साल का उनका टेन्योर रहता है। जितना चार्टर्ड ऑफ डिमांड में बनता है पॉइंट्स, महिलाओं का जो 2 समस्या रहता है, क्या समस्या उन लोग लिखते हैं, तो ड्रेस का रहता है, एक उनका छुट्टी का रहता है, प्रमोशन वोशन तो रहता ही नहीं है। लेकिन जब तक हमारा 15-20 चार्टर्ड डिमांड पे डिस्कशन होता है, लोग थक जाते हैं, बाय द टाइम खत्म हो जाता है, तो महिला का जो भी इशू रहता है वो डिस्कशन होता ही नहीं है। और यही कारण है कि मैं डिमांड करती हूँ मैनेजमेंट से, मैं क्या, ये ऊपर से ही डिमांड है हम लोग का, लेडीज सब से भी, सबको का है कि हर एग्जीक्यूटिव बॉडी में आप महिला को रखें। जब हम एग्जीक्यूटिव बॉडी में आपका रहेंगे एज अ पोस्ट होल्डर, मेंबर्स बहुत होते हैं, तो वहाँ कम से कम हम वहाँ बैठे जब रहेंगे तो हम अपना समस्या बता पाएंगे। ये तो हमारी विडम्बना है कि हम पढ़े लिखे लोग भी जिनके हस्बैंड काम करते हैं कभी डिस्कशन नहीं करते हैं कि उनका पे क्या है, उनका सैलरी कट करके कितना मिलता है, और वो जो कट होता है वो कहाँ जाता है, पीएफ में कितना में गया, सेविंग में किया है, और कोऑपरेटिव है, क्या क्या बहुत सारी चीज़ है, तो उसमें कहाँ गया। उससे भी बड़ी दुख की बात है कि ये जो पीएफ है सरकार तो दिया है,
लेकिन पीएफ करता है कि नहीं करता है ये हमारे जो वर्कर्स हैं उन्हीं को नहीं पता। तो जब ऐसा दुर्घटना होता है जो बहुत दुखद होता है, तो ये वाइफ को पता ही नहीं है कि उनका हस्बैंड का पीएफ भी कटा है। जो 5-6 साल काम करने के बाद ग्रेच्युटी के वो लायबल होते हैं, वो भी उनको मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि वो कहीं रिकॉर्ड में 5 इयर्स कम रेगुलर में काम किए हैं, वो भी कहीं रिकॉर्ड नहीं मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये महिलाओं को भी जागरूक होकर हस्बैंड से पूछना चाहिए कि आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपका क्या सैलरी है। और थोड़ा सा तकलीफ है भाई साहब लोग को कि उन लोग बतलाते नहीं है अपने घर वाली को। उनको लगता है कि घर वाली को यदि हम अपना पे बता दें तो फिर वो हावी होने लगेगी, डिमांडिंग हो जाएगी। लेकिन उनको ये पता नहीं कि होने या ना होने कोई जानता नहीं है। बच्चे छोटे हैं, अचानक कुछ ऐसा हादसा होता है, वो कहाँ सेविंग किए हैं नहीं बताते, अचानक हादसा होता है तो महिलाओं को पता नहीं कहाँ जाए। तो ऐसे 2-4 केसेस हुआ है। और कुछ कंपनी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था वो बड़ा अच्छा एक चीज़ शुरू किए थे लोग, जो बीच में जो वर्कर्स थे उनकी वाइफ लोग को बैठाया जाता था और उनको बहुत सारा लीगल राइट्स बताया जाता था कि ऐसा कुछ कांड हो। नॉट इवन, मुझे लगता है डेथ तो एक चीज़ है ही जो कोई नहीं जानता कब क्या होगा। एक्सीडेंट्स भी जब होते हैं बहुत बार, तो उनका भी यदि ऑन ड्यूटी होता है वो क्या रूल है वो भी नहीं पता है। वन बिफोर वन आफ्टर ये भी नहीं पता है। और अनऑर्गेनाइज जो छोटे मोटे फैक्ट्री है वहाँ तो खैर इसका चर्चा भी नहीं है। एक वो चीज़ है, वहाँ हम लोग कुछ किए हैं, लेकिन वो कब हासिल होता है? धरना प्रदर्शन, गेट जाम, मालिक के साथ धक्का मुक्की, जो अशोभनीय होता है। लेकिन मजबूरी बस, अब हमारी बहन दुखी है तो हम लोग को करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, जो बीच वाले लोग दिलाने वाले हैं वो भी उस महिला के साथ थोड़ा सा कुछ ना कुछ ये कर लेते हैं। जो 4 आना मिलना है 2 आना मिलता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग को, जैसे हम जो नेतागिरी कर रहे हैं, हम जो इस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, ये हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि बीच बीच में हम लोग इस तरह का 1 घंटा आधा घंटा का कैंप लगाएं। उनकी बस्ती जो होते हैं जहाँ वो रहते हैं वहाँ जाएं और उनको बैठा के महिलाओं को हम लोग इस बारे में बताएं। सरकार तो बहुत सारी योजनाएं लाई हैं जो हम तक पहुँचा ही नहीं है। तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए कि उसका पैम्पलेट का प्रिंटिंग करा के, जैसे मैं अभी बताई कि हर बस्ती में। और आजकल की तो कुछ जो बच्चियां ज्वाइन कर रही हैं उनको ये पता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हर महिलाएं, चाहे वो किसी तरह के जॉब में हो, वो मतलब या कोयला डंपिंग कर रही है या सब्जी बेच रही है, तो उनका तो बात ही नहीं करना। कार्यरत जो वर्किंग है, कंपनी में जो जा रही है, जो भी कंपनी उनसे साइन कराता है, पहला तो है कि हमें पूरा एक लाइन अच्छे से पढ़ना चाहिए साइन करने के पहले। और जहाँ भी हमको डाउट हो वहाँ हमें ये जरूर बोलना चाहिए कि या तो मेरे फादर के से हम सामने करेंगे साइन या उनसे पढ़वा के करेंगे। क्योंकि बहुत ऐसा वर्ड्स और ऐसा टेक्निकल शब्द होते हैं जो हम नहीं जानते। हम बीए हैं, हम एमए हैं, लेकिन टेक्निकल वर्ड्स जो होते हैं ना ऑफिशियल, वो मैं नहीं जान पा रही। तो वहाँ पर मुझे यहाँ रोकना चाहिए कि हम पहले पढ़ेंगे या नहीं समझेंगे तो अपने पेरेंट्स को या फादर को या भाई को पढ़वाएंगे। दूसरा चीज़ है कि जो भी चीज़ हम पेपर यदि कंपनी हमसे साइन करा कर लेती है उसका हमको एक फोटोकॉपी जरूर लेना चाहिए। वो काउंटर साइन रहना चाहिए कंपनी का। दूसरा चीज़ है कि बहुत ऐसा चीज़ होता है कि बॉन्ड साइन करना है, कितना दिन तुमको करना ही है, नहीं छोड़ना है। तो वो भी बहुत सोच विचार के कि मेरा सैलरी क्या है एंड उसमें से कट करके कितना हमको हैंड पे कितना आ रहा है, उस सब पे भी ध्यान देना होगा। प्लस है कि अदर सेविंग्स क्या है, और यदि मेरा कुछ काइंड में है, बहुत लोगों को कुछ मिलता है, यदि जैसे साबुन मिला, आपको शूज़ मिलता है, ड्रेसेस मिलता है, उसका भी हमारे पास एक लिस्ट होना चाहिए। और उसमें साथ साथ ये भी कि ये कितने दिन में मेरा चेंज होगा, ये मिल गया तो क्या मेरा परमानेंट मिल गया कि मुझे कभी नहीं मिलेगा। जैसे हम लोग जो बोलते हैं ना ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स,
तो वो मस्ट है, लेकिन वो क्या हमको ठेकेदार दिया या कंपनी के तरफ से मिला और तुरंत हट गया। हेलमेट है, चश्मा है, ग्रास कटिंग के लिए उन लोग को देना है, तो कंपनी में भी हमारा वो मेंटेनेंस जॉब है, गेस्ट हाउसेस में होते हैं, तो वो सभी किसी का क्या हम जो साइन करें पेपर वो एक लाइन इम्पोर्टेंट जरूरी है कि ये मेरा यदि प्रोबेशन पीरियड है तो मैं कितना दिन में परमानेंट होने वाली हूँ, वो भी ध्यान देने का चीज है कि क्या 3 साल 2 साल कितना दिन का प्रोबेशन पीरियड है। इस प्रोबेशन पीरियड में भी मेरा कुछ इंक्रीमेंट होगा कि नहीं होगा, या मेरा एक ही सैलरी पे मैं 3 साल काम करूंगी। तो ये 2-3 चीजें को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फोटो कॉपी एकदम रखना चाहिए और बिना अपने गार्जियन को पढ़ाए लिखाए साइन नहीं करना चाहिए। ये देखिए, तो जमशेदपुर बहुत छोटा शहर है और मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट, यदि हम बात करें तो बेस्ट शहर है। तो मैक्सिमम हमारे जो वर्कर्स हैं वो कहीं ना कहीं सिस्टर कंसर्न्स या मेन बॉडी ऑफ टाटा में है। बट हाँ, ये बात जरूर है कि आज के दिन में तो सारे एकदम कॉम्पैक्ट हो गए हमारे। यदि 1000 लेबर फोर्स है तो उसमें 300 परमानेंट है, तो 700 हमारे परमानेंट नहीं है। तो ये मेडिकल का ही बात हम क्यों करें, हमारा फाइट होना चाहिए जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन लीडर्स हैं, और बहुत अच्छा वातावरण में उनसे बात होती है हमारे कॉर्पोरेट से या हेड से। और साथ ही साथ हमारा, मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल बेल्ट में भी अभी काफ़ी यूनियन हमने बना लिया है, तो वहाँ भी हमको ये बात को रखना चाहिए कि मेडिकल ESI देना मस्ट है ही, बट वाई नॉट, जैसे आप बोले TMH, तो वाई ओनली TMH? जितने हॉस्पिटल्स हों XYZ वो सभी में ये मिलना चाहिए। ओनली TMH हमको नहीं चाहिए। हो सकता है मेरे लिए चाहे बसा नजदीक हो, हम वहाँ रहते हैं, हो सकता है हम रांची हैं वहाँ मेरे को नजदीक हो, तो TMH प्लस आपका मेहरबाई हो प्लस मेरा हॉस्पिटल है नियरेस्ट हो ना हो, पूरे टाउन में जितने हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स हो, प्राइवेट हो, उनको भी, क्योंकि प्राइवेट को भी रजिस्ट्रेशन कराना है ना, वो लाइसेंस लिए हैं। तो मेरे ख्याल से हमको ये बात करनी चाहिए कि मैं आइडेंटिफाई नहीं करूंगी मुझे किस हॉस्पिटल, मुझे ये होना चाहिए कि एनीवेयर एनी हॉस्पिटल को लेबर को उसमें मेडिकल हमको फैसिलिटी, हाँ मेरा ID ले लो कि मैं कार्यरत हूँ कहीं ना कहीं ये। और महिलाओं को तो खास के, क्योंकि कभी भी इतनी कमजोर, एनीमिक तो सारी महिलाएं होती हैं, तो कब कहाँ गिर जाएंगी, वेदर वो लो BP वाली है या नहीं है, हाई BP वाली नहीं है। तो इसलिए हमको लगता है महिलाओं को तो खास के हर मेडिकल हॉस्पिटल को लेना चाहिए। मैडम, ये जो सबसे बड़ी सवाल है कि 2 सवाल की झारखंड गवर्नमेंट में अभी महिला को रात्रि पालिका भी काम करने का फैसिलिटी दी, तो क्या सही है आपकी तरफ से? बिल्कुल, मैं इसका स्वागत करती हूँ। मैं खुश हूँ कि झारखंड सरकार ने ये कम से कम देर आए दुरुस्त आए वाले है कि ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री पेजेस को पलटे होंगे और तब उन्हें लगा होगा कि कभी ना कभी महिलाएं थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के टाइम से ही हम सुनते आ रहे हैं कि रात में वो लैंटर्न लेके वो मरीज का जब सेवा की तो उनको भी एक महिला थी और मरीज के बीच में थी, हमारी नर्सेस रहती थी, हमारी टेलीफोन ऑपरेटर रहती थी। तो आज जब पढ़ लिख के लड़कियां जब हमारी अप्रेंटिस बन रही है, ऑपरेटर बन रही हैं, हमारी इतना खर्च करके इंजीनियर बन रही हैं, तो इंजीनियर लोग का तो खैर ऑफिसर है, लेकिन हमारे अप्रेंटिस है, वर्कफोर्स है, डिप्लोमा वाली हैं, फ्लोर पर जब हम आपका मशीन पर काम कर सकते हैं तो हमको डे और नाइट से क्या फर्क होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसी बातें, चूंकि बायोलॉजिकल मेरा कुछ ऐसे डिफरेंसेस है जिसके लिए हमको 2-3 चीज चाहिए। वो 2-3 चीज क्या है कि मुझे रात पाली में सेफ्टी फ्लोर पर चाहिए, तो उस फ्लोर पर आपके यहाँ गार्ड रहते हैं, तो उस गार्ड में आप परसेंटेज बना दीजिए। जैसे अभी हम फाइट किए ना कि मुझे 20% चाहिए एग्जीक्यूटिव बॉडी में, मुझे आना है यूनियन में जितने हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी में, उसी तरह से होना चाहिए कि आपके जितने गार्ड्स हैं उसमें कुछ आप लेडीज गार्ड को डिप्लॉय कीजिए जो कि रात में वो फ्लोर पर घूमे, और जो महिलाएं हैं उनको यदि कुछ कष्ट है, प्रॉब्लम है, तो वो उनका हेल्प कर दे। तो रात पाली हो दिन पाली महिलाएं तो जब सब जगह काम करेगी तो रात और दिन क्या है। तो मैं तो थैंक्स देती हूँ सरकार को इस बात के लिए। धन्यवाद मैडम, आपको एडी लाइफ मानने के लिए, और आप कुछ परिवर्तन करें हमारे भारतीय लेडीज के लिए,
लेडीज के, हमारे मजदूर के लिए आप जी। कुछ परिवर्तन करें और हमारे मजदूर को भी उसी तरह का फैसिलिटी मिले जो अंतर्राष्ट्रीय मानक में मिल रहा है। एक ही चीज मैं अभी प्रयास करूंगी जब मुझे ये पद मिला है कि हमारी जितनी महिलाएं बहनें हैं जो संगठित नहीं हैं, मैं उनको संगठित करूं, और जब वो संगठित होंगी ना तो अपने आप ऐसा आवाज बुलंद हो जाएगा ना कि ये झारखंड सरकार क्या, ये गुजरात सरकार क्या, ये बेंगलोर आंध्रा सरकार क्या, ये हमारे प्रधानमंत्री के कान में गूंजेगा। वो खुद ब खुद जो ये हमारे लेबर लॉज को काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वो सब फिर से लागू करेंगे। और कहीं ना कहीं आवाज से वो डर गए हैं ना, अभी बहुत सारा लॉज को चेंज करते करते रुक गए हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि महिलाएं का आवाज से ही सब कोई डरता है। तो हम लोग जिस दिन बुलंद होकर आवाज उठाएंगे ना, महिला इंटर ऑल इंडिया का पूरे 2500 राज्य के महिलाएं जब एकत्रित होने लगेंगे पार्लियामेंट हाउस के पास, तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ आवाज गूंजेगा और हमारी सरकार सुनेगी। थैंक यू।